डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका इन स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए। जो भी कोई इशू है उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए। जो भी कोई इशू रहे उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ मैं सभी अभिभावकगण से भी निवेदन कर रहा हूँ, आप भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए। हमारे कंटेंट को आप एनालिसिस करिए। हमारे कंटेंट को आप एनालिसिस करके बच्चों को जरूर हमारे चैनल के माध्यम से जोड़िए और बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड कराएं, ताकि जो भी कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे उसको आसानी से पढ़ सकें। इसके साथ साथ अपना आप लोग सुझाव भी दीजिए। आप लोग जो भी सुझाव देंगे उसको हम लोग फॉलो करते हुए यहाँ से और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चे, हम लोग पिछली क्लास क्या पढ़ रहे थे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी दो चरवाहे रैखिक समीकरण का युग हम लोग पढ़ रहे थे। आइए उसी को हम फिर कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। दो चरवाहे रैखिक समीकरण के युग। अब दो चरवाहे रैखिक समीकरण के युग को हम लोग जो है अब ग्राफ के यानी ज्योमेट्रिकली मेथड से, यानी ज्यामिति विधि से कैसे हम लोग उसका सलूशन निकालेंगे, हल निकालेंगे, वही हमको पढ़ना है। तो पिछली क्लास में हम लोग इसके बारे में काफ़ी डिस्कस किए हैं। तो आइए उसकी थोड़ा रिवाइज करते हुए हम फिर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे देखिए, रैखिक समीकरण युग का ग्राफी विधि से हल। अब यहाँ पर जैसे देखिए, जैसे उदाहरण नंबर एक जो था, ये अखिला के बारे में जो बताया गया था, वही एग्जाम्पल हम लेके जो है आपको बताने की हम कोशिश करेंगे। तो पिछली क्लास में मैं क्या बताया था अभी कि दो चरवाहे रैखिक समीकरण को हम लोग दो समीकरण के माध्यम से पढ़ रहे हैं। तब इस कंडीशन में जब दो चरवाहे रैखिक समीकरण को दो समीकरण के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तब हमको उन दोनों समीकरण के माध्यम से हमको दो रेखाएं भी मिलेंगी। जब दो चरवाहे रैखिक समीकरण एक समीकरण के माध्यम से पढ़ते तब उस समीकरण के माध्यम से हमको एक रेखा मिलती थी। अब दो चरवाहे रैखिक समीकरण जब दो समीकरण के माध्यम से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो दोनों समीकरण के माध्यम से हम लोग को दो रेखा प्राप्त होगी। और उन दोनों रेखाओं जब हम लोग किसी एक समतल में जब पढ़ेंगे, तो वहाँ तो सिर्फ तीन ही कंडीशन हो सकती है। जैसा कि मैं पिछली क्लास से बताते हुए आ रहा हूँ, अभी पिछली क्लास में बताया कि वहाँ सिर्फ तीन ही कंडीशन होगी। या तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, और वो जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे सिर्फ एक ही बिंदु पर इंटरसेक्ट करेंगी, और जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करेंगी यानी प्रतिच्छेदित करेंगी, उस बिंदु पर जो कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा वही कोऑर्डिनेट क्या होगा, दिए गए दोनों समीकरण क्या होगा, सलूशन होगा। यानी दो चरवाहे रैखिक समीकरण को हम लोग जब सॉल्व करेंगे, हल निकालेंगे, सलूशन निकालने का हल करने का मतलब कि एक्स और वाई का मान निकालना। यहाँ जो दो वेरिएबल प्रयोग किए गए हैं, जैसे एक्स और वाई हम लोग प्रयोग कर रहे हैं और कोई भी वेरिएबल प्रयोग कर रहे हैं, जो दोनों वेरिएबल हैं उसी का हम लोग क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो जैसे दो चरवाहे रैखिक समीकरण को यहाँ हम लोग ग्राफ विधि से जैसे हल करना है, तो यहाँ पर हम लोग ग्राफ के माध्यम से जैसे दो चर जो हैं एक्स और वाई हैं, उनकी हमको वैल्यू निकालना है। तब जो है जब दोनों समीकरण के माध्यम से हम लोग जब ग्राफ को पढ़ेंगे, तो यानी दो समीकरण से दो रेखाएं प्राप्त होंगी। और दोनों रेखाओं को जब हम किसी एक समतल में जब पढ़ेंगे, तो दोनों रेखाओं के लिए सिर्फ तीन कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन कि या दोनों रेखाएं इंटरसेक्ट करेंगी, या तो वो जो है वे पैरेलल होंगी, या तो वो कोइंसिडेंट होंगी। जब पहली कंडीशन जब रेखाएं दोनों इंटरसेक्ट करेंगी, तो तब वो दोनों रेखाएं सिर्फ एक ही बिंदु पर इंटरसेक्ट करेंगी, सिर्फ एक बिंदु पर। तो उस कंडीशन जहाँ इंटरसेक्ट करेगी दोनों रेखाएं, वहाँ पर जो कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा वही कोऑर्डिनेट क्या होगा, दोनों समीकरण के लिए क्या होगा, सलूशन होगा। ये ऐसा कोऑर्डिनेट होगा जिसके माध्यम समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 दोनों समीकरण क्या हो जाएंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे। यानी ये ऐसा कोऑर्डिनेट होगा जिसके लिए समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों क्या सेटिस्फाई हो रहा है। यानी समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 को दोनों का जो है वहाँ वैल्यू रखने पर एक्स और वाई पोजीशन पर बाएं पर दाएं पर समान हो रहा है। तो जब दोनों रेखाएं एक जगह इंटरसेक्ट करेंगी, यानी दोनों रेखाएं जब इंटरसेक्ट करेंगी, तो वहाँ पर एक अद्वितीय हल होगा, एक यूनिक हल होगा। यानी सिर्फ केवल एक ही हल प्राप्त होगा दोनों रेखाओं के लिए, या दोनों समीकरणों के लिए सिर्फ एक ही जो है हमको सलूशन प्राप्त होगा, हल प्राप्त होगा। आइए हम लोग जो है आपके जो एग्जाम्पल दिया है उसी एग्जाम्पल से हम लोग इसको सॉल्व करते हुए चलते हैं। वैसे मैं पिछली क्लास सब बता दिया हूँ, पिछली क्लास में मैं सब बता दिया हूँ, कुछ बचा नहीं है।
लेकिन मैं उसी को फिर रिवाइज करते फिर आगे बढ़ रहा हूँ। तो जैसे देखिए, उदाहरण नंबर 1 की स्थिति में ज्ञात कीजिए कि अखिला ने कितनी बार चरखी पर सवारी की, कितनी बार होपला खेला। इसको ज्यामितीय मेथड से हमको बताना है। तो एग्जाम्पल नंबर जैसे 1 आप चलिए, एग्जाम्पल नंबर 1 चलिए। एग्जाम्पल नंबर 1 पिछली क्लास में आप पढ़े हैं एग्जाम्पल नंबर 1 ना। एग्जाम्पल नंबर 1 पाइए। जैसे देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 यही है। हम अनुच्छेद 3.1 में दिया गया उदाहरण लेते हैं। अखिला मेले में 20 रुपये लेकर जाती है और वह चरखी की सवारी करना चाहती तथा होपला खेल खेलना चाहती है। इन स्थितियों की बीजगणितीय तथा ग्राफी ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। अब जैसे देखिए वहाँ पर क्या बताया गया था, वहाँ पर यही बताया गया था अखिला ने जो है अपने गांव के मेले में जाती है और उसने जो है चरखी की सवारी करना चाह रही है और होपला खेल भी खेलना चाह रही है। तो उसने जो है चरखी की सवारी भी किया और होपला खेल खेला और उसने जो है 20 रुपये खर्च किया। जबकि एक बार चरखी की सवारी खर्च करने का मूल्य 3 रुपये है, एक बार होपला खेल खेलने का रुपये 4 रुपये है। और उसके बाद एक कंडीशन और दे रहा है कि जितनी बार उसने चरखी की सवारी किया है, जितनी बार उसने चरखी की सवारी किया है उसकी आधी बार जो है उसने होपला खेल खेला है। यही आपका स्टेटमेंट कह रहा है। जैसे देखिए और आगे चलिए, देखिए देख लीजिए इसको। देखिए यहाँ क्या करा, अखिला अपने गांव के एक मेले में गई। वह एक चरखी की सवारी करना चाहती थी और होपला खेल खेलना चाहती थी। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, जितनी बार उसने होपला खेल खेला उसके आधी बार जो है उसने चरखी की सवारी की। यहाँ पर स्टेटमेंट, यहाँ पर जो है सेंटेंस थोड़ा गलत लिखा है, मैं पिछली क्लास में बताया हूँ। यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए 3 रुपये और होपला खेलने के लिए 4 रुपये खर्च करने पड़े तो आप कैसे ज्ञात करेंगे कि उसने कितनी बार चरखी की सवारी की और कितनी बार होपला खेल खेला, जबकि उसने इसके लिए कुल 20 रुपये खर्च किया है। तो यहाँ पर जो आपको यहाँ क्वेश्चन में जो कह रहा है कि अखिला ने जो है मेले में गई, अखिला ने चरखी की सवारी भी किया और होपला खेल भी खेला और जिसके लिए उसने सब 20 रुपये खर्च किया है। बल्कि जबकि जो है एक बार चरखी की सवारी करने के लिए 3 रुपये खर्च होता है, एक बार होपला खेल खेलने के लिए 4 रुपये खर्च होता है। और उसके बाद कंडीशन भी लागू किया है कि जितनी बार उसने चरखी की सवारी किया है उसकी आधी बार जो है, उस संख्या की आधी बार जो है उसने होपला खेल खेला है। तो आइए जैसे हम यहाँ पर क्या माने थे, मैं माना क्या था, माना अखिला ने x बार चरखी की सवारी की, और y बार होपला खेल खेला। ध्यान समझिए। अब जैसे देखिए पहली कंडीशन क्या कह रहा है, पहली कंडीशन में जितनी बार उसने चरखी की सवारी की उसकी आधी बार उसने जो है होपला खेल खेला। यानी होपला y बार खेला है, चरखी की सवारी जैसे x बार खेला है, तो y किसके बराबर है, जो होपला जो खेल है किसके बराबर है, चरखी की सवारी का आधा बार, यानी हाफ x। अब यहीं से जो है इक्वेशन हम लोग बना लेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ से 2x और 2x नहीं 2y इक्वल टू x। अब इसको जैसे 1 में x मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही होगा ना। अब इसको हम ट्रांसपोज कर दे रहे हैं, जैसे क्या हो जाएगा यहाँ पर x माइनस 2y इक्वल टू क्या 0। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और इक्वेशन नंबर 2 क्या है, इक्वेशन नंबर 2 जैसे क्या बनेगा कि
उसने जो है चरखी की सवारी भी किया और होपला खेल भी खेला, जिसके लिए उसने 20 रुपये सब खर्च किया। और एक बार चरखी सवारी करने का खर्च 3 रुपये है, एक बार होपला खेल खेलने का 4 रुपये है। जब एक बार चरखी सवारी खेलने का 3 रुपये है तो एक बार जब चरखी सवारी करे कितना होगा? एक बार चरखी सवारी करने का खर्च कितना? 3 रुपये है, तो एक बार जब चरखी सवारी करे तो कितना रुपये खर्च होगा? 3 × x मतलब 3x, और प्लस एक बार होपला खेल खेलने के 4 रुपये है, तो y बार होपला खेलने का मूल्य कितना हो जाएगा? 4y हो जाएगा, यानी 4y इक्वल टू कितना? टोटल कितना खर्च कर रहा है? 20 रुपये। इस तरह समीकरण नंबर 2 हो गए। इन्हीं समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 के माध्यम से हमको समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 के माध्यम से हमको क्या बनाना है? ग्राफ बना करके इनका सलूशन निकालना है, यानी x और y की वैल्यू निकालना है। दो चरवाहे रैखिक समीकरण को ध्यान समझिए बच्चे। अब हम लोग जो है दो चरवाहे रैखिक समीकरण को दो समीकरण के माध्यम से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ पर दोनों समीकरणों को हमको हल निकालना है। हल निकालने का सेंस क्या है? यहाँ पर जो वेरिएबल प्रयोग किया गया है x और y जो वेरिएबल प्रयोग किया गया, चर जो प्रयोग किया गया, उसी का हमको वैल्यू निकालना है। बात समझ रहे हैं ना? जैसे जब दो चरवाहे रैखिक समीकरण को सिर्फ एक ही समीकरण के माध्यम से हम लोग पढ़ते थे, तो वहाँ पर x और y के जो वेरिएबल इसमें प्रयोग किया गया है, या जो भी x और y का स्थान और कोई भी वेरिएबल प्रयोग कर सकते हैं। यानी जब दो चरवाहे रैखिक समीकरण एक ही समीकरण के माध्यम से पढ़ते हैं, जो उसमें जो वेरिएबल प्रयोग किया जाता था, उस वेरिएबल के लिए तमाम ऐसी वैल्यू निकलती थी जिससे जो है इक्वेशन सेटिस्फाई होता था। यानी दो चरवाहे रैखिक समीकरण जब एक ही समीकरण के माध्यम से हम लोग पढ़ते थे, तो उस कंडीशन में दो चरवाहे रैखिक समीकरण के अनेक या कई हल होते थे, अनंत हल होते थे, इस तरह से निकलता था। लेकिन दो चरवाहे रैखिक समीकरण जब हम दो समीकरण के माध्यम से पढ़ेंगे, तो वहाँ पर इस तरह से नहीं होगा, हमेशा ऐसा नहीं होगा। वहाँ पर कंडीशन बनेगी, कंडीशन ए बनेगी कि जब दो चरवाहे रैखिक समीकरण दो समीकरण के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो दो समीकरण के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो दो हमको रेखाएं भी प्राप्त होंगी। जब एक समीकरण दो चरवाहे रैखिक समीकरण को एक समीकरण के माध्यम से पढ़ते थे, हम लोगों को एक रेखा सिर्फ प्राप्त होती थी। तब दो चरवाहे रैखिक समीकरण को दो समीकरण के माध्यम से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ दो रेखाएं प्राप्त होंगी। और दोनों रेखाओं जब आप किसी भी समतल में जब अध्ययन करेंगे, तो वहाँ पर 3 कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन ये बनेगी, दोनों रेखाएं या तो एक दूसरे क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगी। एक दूसरे जब रेखाएं इंटरसेक्ट करेंगे बच्चे, ये पिछली क्लास में बताया हूँ वो डिटेल से, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, तो जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी यानी जहाँ उनका प्रतिच्छेदन बिंदु होगा, वहाँ पर जो कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा, वही कोऑर्डिनेट क्या होगा? इन दोनों समीकरण के लिए क्या होगा? उनका सलूशन होगा, यानी x और y की वैल्यू होगी, जिससे समीकरण नंबर 1 भी सेटिस्फाई होगा, समीकरण नंबर 2 भी सेटिस्फाई होगा। दूसरी कंडीशन ये बनेगी, दोनों रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होंगी। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होंगी, तो वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के कहीं जो है इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं, क्योंकि समांतर रेखाओं के बारे में हम लोग जानते हैं, वे रेखाएं जिनको आप अनंत दूरी तक बढ़ाते जाइए और एक दूसरे को जो है प्रतिच्छेदित न करें, तो उन रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं कहते हैं। जब दोनों रेखाएं समांतर रहेंगी, तो एक दूसरे कहीं जो है इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे। जब एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, तब हमको क्या होगा? उस कंडीशन में इन दोनों समीकरण का कोई सलूशन नहीं प्राप्त होगा। तीसरी कंडीशन ये बनती है, दोनों रेखाएं एक दूसरे क्या होंगी? कोइंसिडेंट होंगी, संपाती होंगी। जब संपाती होंगी दोनों रेखाएं, तो संपाती मतलब कि दोनों रेखाएं एक ही रेखा मिल रही हों। पहली रेखा को दूसरी रेखा को उठा कर रख दीजिए, दूसरी रेखा पहली रेखा को उठा दे रख दीजिए, इस तरह से, या दोनों रेखाएं एक ही रेखा चल रही हों, तो उस कंडीशन में दोनों रेखाएं कई जगह इंटरसेक्ट करेंगी। जब कई जगह इंटरसेक्ट करेंगी, तो उस कंडीशन में इन दोनों समीकरण जो है कई सलूशन हमको प्राप्त होंगे, कई हल प्राप्त होंगे। तो अब इन दोनों समीकरण का हमको ग्राफ विधि से हल निकालना है, ग्राफ विधि से हल निकालना है। ध्यान समझिए। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? जैसे देखिए, आप क्या पढ़ना है? दो चरवाहे रैखिक समीकरण के योग को हमको ग्राफ मेथड से जो है इसका हल निकालना है। जैसे देखिए, ये भी हम लोग यही पढ़ रहे हैं ना। अब जैसे देखिए, रैखिक समीकरण युग का ग्राफी विधि से हल। ग्राफी विधि से हल का मतलब कि दोनों समीकरण का हम लोग ग्राफ बनाएंगे, यानी दो रेखाएं हमको प्राप्त उनका ग्राफ बनाएंगे, और उन्हीं ग्राफ के माध्यम से हमको इन दोनों समीकरण का सलूशन निकालना है, हल निकालना है। हल निकालने मतलब कि दोनों समीकरण जो वेरिएबल प्रयोग किया गया है x और y की वैल्यू हमको निकालना है।
बात समझ रहे हैं ना। तो आइए एग्जाम्पल, आपकी चूँकि बुक में यही एग्जाम्पल लिया है, आपकी बुक में जो है यही एग्जाम्पल लेकर के आपको बताने की कोशिश किया है। और इस एग्जाम्पल को हम लोग इसके पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका ज्यामितीय निरूपण और अलजेब्रिक निरूपण हम लोग किए हैं। और वहाँ मैं ये भी बताया था कि अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे जहाँ इंटरसेक्ट की थी तो वहाँ जो कोऑर्डिनेट प्राप्त हुआ था वही मैं बताया था। इन दोनों इक्वेशन क्या है, सोल्यूशन है, हल है। तो वही चीज़ फिर यहाँ पे पढ़ना है, वही चीज़ मैं फिर रिवाइज करते हुए चल रहा हूँ। आप लोग पढ़े हैं, आप समझ में आया होगा, हो सकता है किसी बच्चे को न आ रहा हो, तो उसी चीज़ को मैं फिर रिवाइज करते हुए चल रहा हूँ। अब इन्हीं दोनों समीकरण को हमको ग्राफ के विधि से यानी ज्यामितीय विधि से इनका सोल्यूशन हल निकालना है। अब इन्हीं दोनों समीकरण का हम लोग ग्राफ कैसे बनाएंगे। दो चरवाई रैखिक समीकरण का जब ग्राफ हम लोग बनाते हैं बच्चे, तो मैं बताया हूँ दो चरवाई रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाने के लिए उस समीकरण का कम से कम 2 सोल्यूशन हमको प्राप्त होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, जब इन दोनों समीकरण जब अलग अलग पढ़ेंगे, जैसे समीकरण नंबर 1 का अलग पढ़ेंगे, समीकरण नंबर 2 का अलग पढ़ेंगे, तो उस कंडीशन में इनके कई सोल्यूशन होंगे। लेकिन जब दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो उस कंडीशन में जो मैं कंडीशन बताऊँ वही तीनों कंडीशन लागू होगी। या तो दोनों रेखाएं इंटरसेक्ट करेंगी, या दोनों रेखाएं पैरेलल होंगी, या दोनों रेखाएं एक दूसरे कोइंसिडेंट होंगी, तब उस आधार पर जो है इनका सोल्यूशन निकलेगा। लेकिन जब अलग अलग पढ़ेंगे तो इनका कई सोल्यूशन निकलेगा। तो अब हमको समीकरण नंबर 1 के माध्यम से ग्राफ बनाना, समीकरण नंबर 2 के माध्यम से ग्राफ बनाना है। तो उस कंडीशन में समीकरण नंबर 1 को हम अकेले पढ़ रहे हैं, समीकरण नंबर 2 को अकेले पढ़ रहे हैं, तो उस कंडीशन में समीकरण नंबर 1 के कई सोल्यूशन निकलेंगे, समीकरण नंबर 2 के भी कई सोल्यूशन निकलेंगे। तो जो है दो चरवाई रैखिक समीकरण का हमको ग्राफ बनाने के लिए कम से कम हमको 2 सोल्यूशन चाहिए। इसलिए जो है समीकरण नंबर 1 का हम 2 सोल्यूशन कम से कम निकालेंगे, समीकरण नंबर 2 का भी 2 सोल्यूशन कम से कम निकालेंगे। इस तरह से 2 सोल्यूशन निकाल करके हम समीकरण नंबर 1 के माध्यम समीकरण नंबर 2 के माध्यम से हम लोग ग्राफ बनाएंगे। अब जब ग्राफ बनाएंगे तो देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। आइए देखा जाए। तो पिछली क्लास में मैं जैसे बताया था वही सेम प्रोसेस में चल रहा हूँ लेकर के। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, x - 2y = 0। अब यहाँ पर x = 0 हम लेंगे तो x बार 0 लीजिए, x - 2y = 0। तो 0 - 2y करें तो क्या आएगा, -2y ही आएगा, = 0। अब जैसे देखिए y = क्या हो जाएगा, 0/-2। तो अब क्या आ जाएगा, y = क्या 0 ही आ जाएगा। यस बराबर 0 लेने पर तब y वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, देन y = क्या, y = 0। इसका मतलब कोऑर्डिनेट जो प्राप्त हुआ 0 0 प्राप्त हुआ। अब y बराबर हम 0 नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि x बराबर 0 लेने पर y वैल्यू 0 आ रही है। जब y बराबर 0 लेंगे तब भी x वैल्यू 0 आ जाएगी। अब x बराबर 1 ले लीजिए, x बराबर 1 लीजिए, x पोजीशन 1 रखिए, 1 - 2y = 0। अब 1 इधर जब ट्रांसपोज करेंगे क्योंकि हमको y वैल्यू निकालना है, तो -2y = क्या हो जाएगा, 0 0 - 1, 0 में से -1 घटाएं क्या आएगा, -1 ही आएगा। -2y = -1, माइनस दोनों तरफ है तो 2y = 1। तो y = क्या हो जाएगा, 1/2। यानी x बराबर 1 लेने पर तब y वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, 1/2। यानी जो कोऑर्डिनेट प्राप्त हुआ हमको 1 और 1/2 प्राप्त हुआ। अब 2 कोऑर्डिनेट हमको पता होंगे, दोनों कोऑर्डिनेट जो है हम इक्वेशन नंबर 1 रख दे रहे हैं। देखते हैं क्या हमको सोल्यूशन इनके हो रहे हैं। यानी 2 कोऑर्डिनेट हमको पता हो गया है, दोनों कोऑर्डिनेट को हम बारी बारी जो है इक्वेशन नंबर 1 पुट करेंगे x और y पोजीशन पर। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा तब हम क्या कहें कि जो कोऑर्डिनेट हम पहला जो कोऑर्डिनेट ले रहे हैं इक्वेशन 1 के लिए क्या है उसका सोल्यूशन है। आइए जैसे x बराबर क्या लेंगे हम लोग, पहला कोऑर्डिनेट क्या है 0 0, x बराबर 0, y बराबर भी 0 रखिए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, x पोजीशन में 0 रख रहा हूँ, -2 × y पोजीशन पर 0 ले रहा हूँ, = 0 0 2 × 0 करेंगे तभी क्या आएगा 0, यानी -0 = 0 0 - 0 करेंगे 0 आएगा, = 0। एंड लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, यानी इक्वेशन का बाएं पास दाएं पास क्या हो रहा है, समान हो रहा है। इसका मतलब कोऑर्डिनेट जो पहला हम लिए हैं ये कोऑर्डिनेट क्या है, इक्वेशन नंबर 1 का क्या है, सोल्यूशन है। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं है ना। आइए जैसे इसी तरह दूसरा जो कोऑर्डिनेट है इसको भी हम पुट कर ले रहे हैं। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, x = 1, y = क्या है 1/2 रखिए इक्वेशन नंबर 1 में। x पोजीशन पर 1 रखिए, y पोजीशन पर
2 इंटू 1/2, वाई पोजीशन 1/2 इक्वल टू क्या है 0। ऊपर 2 नीचे 2 कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या 0। और साइन क्या अपोजिट है, प्लस एक माइनस है, उस कंडीशन बड़े पद छोटा पद घटा देते हैं। यहाँ बड़ा पद कोई नहीं बल्कि सेम है, यानी 1 में से 1 जब हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 1 में से 1 जब घटाएं क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 इक्वल टू 0 यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये दूसरा भी कोऑर्डिनेट क्या है, इक्वेशन नंबर 1 का क्या है, सलूशन है। इस तरह से हमको इक्वेशन नंबर 1 का 2 सलूशन प्राप्त हो गया। तो थोड़ा सा बच्चे रुक जाइए, मैं जो है माइक जो है सेल चेंज कर लूँ, थोड़ा माइक से सेल चेंज कर लेना तब फिर चलें आगे। हाँ हेलो, हाँ ठीक है, आइए फिर देखते हैं अब हम लोग। यानी इक्वेशन नंबर 1 का हमको 2 सलूशन पता होगा, इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 का भी हम लोग 2 सलूशन प्राप्त करेंगे। तो आइए इक्वेशन नंबर 2 का भी हम 2 सलूशन प्राप्त करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 3x माइनस 4y माइनस 4 प्लस 4y, 3x प्लस 4y इक्वल टू क्या है 20 है। अब यहाँ पर x इक्वल टू हम 0 लेंगे, तो लीजिए x पोजीशन 0 रखिए। 3 इंटू 0 प्लस 4y इक्वल टू 20। अब 3 इंटू 0 करेंगे 0 आएगा, प्लस 4y इक्वल टू 20। तो यहाँ से ऐसे 0 में प्लस 4y ऐड करें तो क्या आएगा, 4y ही आएगा। 4y इक्वल टू 20, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 20/4। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। यानी s बराबर 0 लेने पर तब y वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, y इक्वल टू क्या निकल कर आ रहा है 5। y वैल्यू क्या निकल रहा है 5। इसका मतलब कोऑर्डिनेट जो प्राप्त हुआ 0 और 5 प्राप्त होगा, ये कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा। इसी तरह जैसे y बराबर 0 हम लोग लेंगे, y बराबर 0 लीजिए, y बराबर 0 लीजिए, y बराबर 0 लेंगे तब x वैल्यू क्या निकल कर आती है, देखिए 3x और प्लस 4 इंटू 0, वाई पोजिशन 0 इक्वल टू 20। 4 इंटू 0 करेंगे क्या आएगा 0 आएगा, यानी 3x और प्लस 0 इक्वल टू 20 हुआ। अब 0 को जब 3x में ऐड करेंगे क्या आएगा 3x ही आएगा। 3x इक्वल टू क्या हुआ 20, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/3। यानी y बराबर 0 लेने पर तब x वैल्यू जो निकल कर आ रही है, x वैल्यू क्या निकल कर आ रही है 20/3। यानी कोऑर्डिनेट जो निकल कर आया 20/3 और 0। इस तरह 2 कोऑर्डिनेट निकल कर आ गया। अब 2 कोऑर्डिनेट निकल कर आ गया है तो इक्वेशन नंबर 2 दोनों कोऑर्डिनेट हम पुट कर रहे हैं। पहला जो है कोऑर्डिनेट क्या है, पहला कोऑर्डिनेट क्या है x बराबर 0 और y बराबर क्या है 5 है, यही है ना। तो रखिए इक्वेशन नंबर 2 में रखिए, x पोजीशन 0 रख रहा हूँ मैं। 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 5 इक्वल टू क्या है 20 है। तो 3 इंटू 0 करेंगे 0 आएगा और प्लस 4 इंटू 5 करेंगे प्लस 20 आएगा इक्वल टू 20। 0 में जो 20 ऐड करेंगे क्या है 20 ही आएगा, ये 20 है भाई, 20 ही आएगा। इधर भी ऑलरेडी 20 है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यानी x बराबर 0 y बराबर 5 पर इक्वेशन नंबर 2 सेटिस्फाई हो रहा है। यानी x बराबर 0 y बराबर 5 जो है इक्वेशन क्या सोल्यूशन है। इसका मतलब पहला कोऑर्डिनेट जो है इक्वेशन नंबर 2 का क्या है सोल्यूशन है। इसी तरह दूसरे कोऑर्डिनेट को भी हम पुट करेंगे। दूसरा को कोऑर्डिनेट क्या है, जैसे x बराबर क्या है, x बराबर 20/3 है, y इक्वल टू कितना है 0 है। रखिए इक्वेशन नंबर 2 में x पोजीशन क्या रखेंगे 20/3 और प्लस 4 इंटू वाई पोजीशन क्या रखेंगे 0 इक्वल टू क्या 20।
ऊपर 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 3 नीचे 3 कैंसिल हो गया, एक बचा क्या 20 प्लस 4 इंटू जीरो करेंगे क्या आएगा 0 आएगा इक्वल टू क्या 20 प्लस जीरो इक्वल टू 20 प्लस जीरो जब करेंगे तो 20 में जब जीरो ऐड करेंगे क्या आएगा 20 ही आएगा ना। 20 इक्वल टू क्या 20 यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड, यानी बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष। इसका मतलब क्या यस इक्वल टू 20/3 और वाई इक्वल टू 0 पर इक्वेशन क्या है सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब क्या कोऑर्डिनेट नंबर 2 भी यानी ये भी कोऑर्डिनेट क्या है इक्वेशन नंबर 2 क्या है सोल्यूशन है। इस तरह से हमको इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 का 2 सोल्यूशन हमको प्राप्त हो गया। अब इन्हीं दोनों सोल्यूशन के माध्यम से हम लोग क्या बनाएंगे ग्राफ बनाएंगे। तो आप पहले इसको तुरंत नोट करिए, इसे पिछली क्लास में बताया हूँ, सब पिछली क्लास में बताया हूँ, वही चीज़ मैं फिर रिवाइज कर रहा हूँ आप लोग समझने के लिए। इसको तुरंत तो आप नोट करिए, नोट करिए। नहीं नोट कर पाए हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत, मैं बगल में स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए इक्वेशन नंबर 1 कोऑर्डिनेट है, इक्वेशन नंबर 2 कोऑर्डिनेट है। अब इसको हम मिटाएंगे यहाँ पर। स्क्रीनशॉट लिए लीजिए तुरंत, 10 सेकंड समय है, तुरंत नोट करिए। हो गया, चलिए आइए अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं। अब पहले इक्वेशन नंबर 1 के लिए हम ग्राफ बना रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1 का जो कोऑर्डिनेट क्या है 0 0 है, यानी भुज और कोण दोनों क्या है 0 है। अब इसको जैसे हम ए मान ले रहे हैं कोऑर्डिनेट, इसको मैं क्या मान ले रहा हूँ बी, तो ये भुज और कोण दोनों क्या है 0 है। इसका मतलब दोनों कोऑर्डिनेट कहाँ है मूल बिंदु पर ही है, यानी एक्स अक्ष पर चली गई दूरी को हम भुज कहते हैं, वाई अक्ष चली गई दूरी कोण कहते हैं। एक्स अक्ष चली गई दूरी भी 0 है, वाई अक्ष चली गई दूरी भी 0 है। इसका मतलब कहाँ है यही मूल बिंदु पर है, ओरिजिन पर है, यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0 0 है 0 0, यानी ए वाला जो कोऑर्डिनेट मिल रहा है कहाँ मिल रहा है मूल बिंदु मिल रहा है यहीं पर। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं, डाउट ना। अब दूसरा जो कोऑर्डिनेट है क्या है 1/1/2, 1/1/2। भुज कितनी है 1 है, भुज कितनी है 1 है, 1 जो है भुज जो है 1 है और भुज धनात्मक है, भुज धनात्मक है यानी अवशिष्टा जो है पॉजिटिव है। इसका मतलब जब भुज धनात्मक है तो एक्स अक्ष चली गई दूरी को हमको लोग भुज कहते हैं, और जो ये भुज धनात्मक है इसका मतलब क्या है मूल बिंदु से जो है एक्स अक्ष पर दाहिनी तरफ चली गई दूरी है, यानी +1 जो हम लेंगे इधर लेंगे मूल बिंदु से दाहिनी तरफ एक्स अक्ष पर। तो जो भी दूरी हम लोग ले रहे हैं, जो भी दूरी हम लोग ले रहे हैं 1-1 इंच जैसे हम ले रहे हैं, 1-1 इंच जैसे हम ले रहे हैं, तो 1 इंच जैसे मैं ले लिया अगर, तो जैसे देखिए यहीं पर आया, यहीं पर आप इस तरह से +1 +2 +3 इस तरह से, अगर सेंटीमीटर लेना सेंटीमीटर में, इंच में ले रहे हैं इंच में, जो भी ले रहे हैं इस तरह से आप +1 +2 3 इस तरह से इधर आप लिख लीजिए, इधर -1 -2 -3, ऊपर तरफ जो है फिर +1 +2 +3 इस तरह से, नीचे जो है -1 -2 -3 इस तरह से आप लिख लेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं, डाउट है ना। तो 1-1 इंच में ले रहा हूँ, कितना ले रहा हूँ 1 इंच। अब ये दूसरा जो है मतलब कोण क्या है 1/2 है, भुज 1 है और कोण क्या है 1/2 है, और 1/2 जो है क्या धनात्मक है। इसका मतलब भुज किसको कहते हैं वाई से चली गई दूरी को, और जब धनात्मक है इसका मतलब वाई से चली गई दूरी कहाँ है मूल बिंदु से ऊपर तरफ है,
क्योंकि मूल बिंदु से ऊपर तरफ y अक्ष चली गई दूरी जो होती है धनात्मक होती है, मूल बिंदु से नीचे की तरफ y अक्ष चली गई दूरी ऋणात्मक होती है, मूल बिंदु से दाहिनी तरफ x अक्ष चली गई दूरी धनात्मक होती है, मूल बिंदु से बाईं तरफ x अक्ष चली गई दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ये सब चीज़ मैं पिछली क्लास में बताया है, बहुत बताया हूँ, आप सब दिमाग में फिट हो गया होगा, कोई डाउट नहीं है ना। अब तो 1/2 हम ले रहे हैं, तो अब जैसे देखिए 1/2 मतलब कि आधा इंच, तो इसको यहाँ 1 इंच में लिया तो ये आधा इंच हो जाएगा। आधा इंच कहाँ आएगा, यहीं पर होगा, यहीं पर आधा इंच। आधा इंच यहाँ पर आया, ध्यान दीजिए, आधा इंच यहाँ पर आया। अब इन दोनों को आप डॉटेड लाइन ऐसे मिला लीजिए, जैसे ये यहाँ पे इसको मिलाएंगे और इसको ऐसे मिलाएंगे, इस तरह से डॉटेड लाइन मिलाएंगे। यहीं पे जो कोऑर्डिनेट प्राप्त हो रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है, 1 और 1/2, 1 और 1/2 क्या प्राप्त हो रहा है, 1 और 1/2, 1 और 1/2 प्राप्त हो रहा है, 1 और 1/2, हाँ 1/2 ठीक है, 1 और 1/2 यानी भुज कितनी है, एक है, कोट कितनी है, ये कोट कितनी है 1/2 है, और ये भुज कितनी है 1 है, और ये जो कोऑर्डिनेट है क्या है, बी है। अब यहीं एक कोऑर्डिनेट ए वाला है, एक कोऑर्डिनेट बी वाला है, यहीं से दोनों मिला लीजिए आप, यहीं से रेखा खींच दीजिए, ध्यान दीजिए मैं रेखा खींच रहा हूँ, पिछली क्लास सब मैं बताया हूँ। इस तरह से रेखा में खींच दिए। इस तरह से रेखा खींच दिया। अब किस समीकरण के लिए रेखा प्राप्त हुई है, समीकरण नंबर 1 के लिए। समीकरण नंबर 1 के लिए यानी किस समीकरण नंबर 1 क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 0। और ये जो रेखा प्राप्त हो रही क्या, ए और बी, ए और जैसे बी, इस तरह से रेखा प्राप्त हो रही ए और बी। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं, डाउट है ना। अब आइए जैसे इक्वेशन नंबर 2 के कोऑर्डिनेट्स हम लोग बनाएंगे। अब ग्राफ इक्वेशन नंबर 2 का कोऑर्डिनेट जो है क्या है, 0 और 5 यानी भुज कितनी है 0 यानी इसी मूल बिंदु पर है, और कोट कितनी है 5 है। 5 मतलब कि धनात्मक है, इसका मतलब मूल बिंदु से ऊपर तरफ चली गई दूरी है y अक्ष पर। अब जो भी दूरी हम ले रहे हैं 1-1 इंच ले रहे हैं, इसका मतलब 1-1 इंच जब लेंगे तो 5 इंच लेना है ऊपर, 5 इंच 1 2 3 4 5 यहाँ यहीं पर आएगा। एक 2 3 4 5 ये बिंदु है, यहीं आ रहा है, यहीं पर आ रहा है, यहीं पर। इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट, इसको आप P मान लीजिए, P, और इसको सपोज दैट Q मान लीजिए। तो ये जो P कोऑर्डिनेट प्राप्त हो रहा है कहाँ मिल रहा है, यहीं पर है। ये कौन सा कितना है, 0 और 5, 0 और 5 यानी x चली गई दूरी 0 है और y चली गई दूरी क्या है 5 है, यानी भुज कितनी है 0, कोट कितनी है 5 है, यहीं प्राप्त हो रहा है यहीं पर। अगला कोऑर्डिनेट क्या है 23/3 अगला कोऑर्डिनेट क्या है 20/3 यानी 20/3, 20/3। 20 को जब 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3 × 7 = 21,
यानी 7 से कुछ कम होगा, 7 इंच से कुछ कम होगा, यानी यह सच चली गई दूरी जो है 7 इंच से कुछ कम है, यानी 6 इंच से ज़्यादा, 6 इंच से ज़्यादा और 7 इंच से कुछ कम। तो अब ये जो दूरी है क्या है, धनात्मक है। इसका मतलब जो है ये दूरी कहाँ मिलेगी, मूल बिंदु से जो है एक्स अक्ष पर दाहिनी तरफ। तो 7 इंच से थोड़ा कम लीजिए आप, 7 इंच से थोड़ा कम, 7 इंच से थोड़ा कम ले रहा हूँ। जैसे देखिए 1 इंच, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच यहाँ हो रहा है। थोड़ा सा मैं इससे कम ही ले रहा हूँ, थोड़ा सा कम ले रहा हूँ, 7 इंच कम ले रहा हूँ। और y बराबर क्या है, 0 है, यानी कोट कितनी है, 0 है, यानी मूल बिंदु पर है। यानी जो कोऑर्डिनेट यहाँ प्राप्त हो रहा है q जो कोऑर्डिनेट प्राप्त हो रहा है क्या 20/3 और 0 यहीं पर प्राप्त हो रहा है, ये q है। और p यहाँ मिला है, q यहाँ मिला है, यहीं पे जो है दोनों रेखाओं का हम मिला दे रहे हैं यहीं से। इस तरह से दोनों रेखाओं को मिला दिया। एक कौन है, क्यू रेखा है, ये क्या है, पी है। इस तरह से दोनों रेखाएं प्राप्त हो रही हैं। अब किस समीकरण के माध्यम से प्राप्त है, दूसरे समीकरण के, समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 2 क्या है, 3x और प्लस 3 है भाई, डाउट मत होइए आप, कन्फ्यूज मत होइए। 3x प्लस 4y इक्वल टू कितना 20। यही दोनों रेखाएं यहीं प्राप्त हो रही हैं। आप यहाँ तक पहले नोट करिए, तुरंत नोट करिए, नोट करिए, नोट हो गया। अब जैसे देखिए, अब दोनों समीकरण के माध्यम से जो हमको रेखाएं प्राप्त हो रही हैं, दोनों रेखाएं जो हम ग्राफ बनाए तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी पहली कंडीशन फॉलो हो रही है यहाँ पर। यानी दो समीकरण के माध्यम से, यानी दो समीकरण, दो चरवाहे रैखिक समीकरण को एक ही साथ हम लोग पढ़ रहे हैं। दो चरवाहे रैखिक समीकरण को दो समीकरण के माध्यम से एक साथ हम जब पढ़ रहे हैं तो दोनों समीकरण के माध्यम से हमको दो सरल रेखाएं प्राप्त होंगी, यानी दो सीधी रेखाएं मिलेंगी। और उन्हीं दोनों सीधी रेखाओं के माध्यम से हम लोग ग्राफ बना रहे हैं। तो जब दो रेखाओं को एक ही तल में हम लोग पढ़ेंगे साथ साथ, तो वहाँ मैं बता रहा हूँ 3 कंडीशन फॉलो होगी। पहली कंडीशन, दोनों रेखाएं एक दूसरे के इंटरसेक्ट करेंगी। दूसरी कंडीशन की दोनों रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होंगी। फिर तीसरी कंडीशन, दोनों रेखाएं एक दूसरे कोइंसिडेंट करेंगी। जब पहली कंडीशन दोनों रेखाएं दूसरे जब दोनों रेखाएं दूसरे के इंटरसेक्ट करेंगे यानी प्रतिच्छेदित करेंगे, उस कंडीशन में जो है जहाँ प्रतिच्छेदन बिंदु होता है, यानी जहाँ दोनों लाइनें एक दूसरे के इंटरसेक्ट करेंगी, वहाँ जो कोऑर्डिनेट होगा वही कोऑर्डिनेट क्या होगा, इन दोनों समीकरण के लिए क्या होगा, उसका सलूशन होगा। और ये दोनों रेखाएं सिर्फ आप देखिए एक ही जगह इंटरसेक्ट करेंगी। आप चाहे जहाँ तक बढ़ाते जाइए, ये दोनों रेखाएं सिर्फ यहीं पर जो है इंटरसेक्ट करेंगी, इसके अलावा कहीं नहीं करेंगी। जब यहीं सिर्फ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हमको यहीं पर एक कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा। ये ऐसा कोऑर्डिनेट होगा जिसके लिए इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। यानी यहाँ जो कोऑर्डिनेट हमको प्राप्त होगा, एक्स और वाई जो वैल्यू प्राप्त होगी, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 के लिए क्या होगा, सलूशन होगा, हल होगा। तो आइए जैसे देखिए, अब यहाँ पर जैसे देखिए कौन यहाँ पर कोऑर्डिनेट मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे देखिए, अब सभी दूरी जो है हम इंच में लिए हैं, सभी दूरी इंच में लिए हैं। थोड़ा सा आप इंच में नाप लीजिए। अब चूँकि देखिए, जैसे अब मैं आपको बताया हूँ ना, जब इंच में लिया है तो +1 इंच, +2 इंच, +3 इंच, +4 इंच, +5 इंच, इस तरह से इस पर लिखेंगे। इस तरह इस पर ऊपर भी लिखेंगे +1 इंच, +2 इंच, +3 इंच, +4 इंच, +5 इंच एंड सो ऑन, इस तरह बढ़ते जाएंगे। इधर क्या -1 इंच, -2 इंच, -3 इंच, इस तरह से बढ़ेंगे। नीचे की तरफ -1 इंच, -2 इंच, -3 इंच, इस तरह नीचे बढ़ेंगे। तो अब ऐसा मैं लिखा नहीं हूँ, अब चूँकि इंटरसेक्ट किए हैं रेखाएँ, तो अब हमको लिखना जरूरी है, क्योंकि नहीं लिखें तो कैसे पता चले कि किस कोऑर्डिनेट पे आ रहे हैं, यानी किस पॉइंट पर आ रहा है इनका इंटरसेक्ट, यानी कौन सा कोऑर्डिनेट प्राप्त हो रहा है। तो जैसे देखिए 1 इंच हम लोग यहाँ तक लिए थे ना,
ये 1 इंच था, अब जैसे 1 इंच हुआ, ये 2 इंच हुआ और ये 3 इंच हुआ, यही देखिए 4 इंच हो रहा है और ये 5 इंच हो रहा है इस तरह से। तो यहाँ पर जैसे देखिए ये +1 इंच हुआ, +1 और ये क्या हो जाएगा +2 और +3 और ये क्या हो जाएगा +4 और ऊपर भी इसी तरह लिख लीजिए आप इंच में। जैसे देखिए 1 इंच है, ये 2 इंच है, ये 3 इंच है, ये 4 इंच है, इस तरह से। अब जैसे देखिए यहाँ जो इंटरसेक्ट की हैं रेखाएं, ये इंटरसेक्ट जहाँ रेखा की है इसको आप नीचे मिलाइए, देखिए कौन सा पॉइंट मिल रहा है, 4 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 4 मिल रहा है। जहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो एक्स एक्स पे जब मिला रहे हैं इसको तो कौन सा पॉइंट मिल रहा है? 4 मिल रहा है, यानी 4 इंच मिल रहा है, 4 पॉइंट मिल रहा है। और इसको जैसे हम वाई एक्स मिला रहे हैं यहाँ पर, यहाँ जो इंटरसेक्ट किया इसको वाई एक्स जब मिला रहे हैं तो जैसे देखिए एक कौन मिल रहा है? यही मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 2। यानी जो हमको कोऑर्डिनेट यहाँ मिल रहा है, क्या मिल रहा है? 4 और 2। कोऑर्डिनेट जो मिल रहा है 4 और 2, जहाँ दोनों रेखाएं दूसरे के इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या मिल रहा है? 4 और 2 मिल रहा है। ये ऐसा कोऑर्डिनेट है जिसके माध्यम से दोनों जो है समीकरण क्या होंगे? सेटिस्फाई होंगे। यानी जब दो समीकरण के माध्यम से हम लोग ग्राफ बना रहे हैं, जब दोनों लाइनें एक दूसरे के इंटरसेक्ट करेंगी, उस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ जो है हमको एक ही हल प्राप्त होगा, एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा, यानी एक यूनिक सोल्यूशन प्राप्त होगा। यानी दोनों समीकरण लिए सिर्फ एक ही हल प्राप्त होगा, बस इसके अलावा कोई हल नहीं प्राप्त होगा। बात समझ नहीं? तो 2 चरवाई रैखिक समीकरण के माध्यम से हम लोग 2 लाइनों के माध्यम से ग्राफ बनाए, दोनों लाइनें एक दूसरे के इंटरसेक्ट कर रही हैं, उस कंडीशन सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा। इसका मतलब सिर्फ दोनों समीकरण की एक ही सोल्यूशन प्राप्त होगा, एक ही हल प्राप्त होगा। ये जो कोऑर्डिनेट निकल कर आया है 4 और 2, यानी एक्स वैल्यू यहाँ क्या निकल कर आई? 4, वाई वैल्यू क्या निकल कर आई? 2। यानी एक्स मतलब भुज, वाई मतलब कोट। अब ये आप समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तब भी सेटिस्फाई हो, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तब भी सेटिस्फाई हो। एक्स इक्वल टू 4 रखिए समीकरण नंबर 1 में, 4 एक्स पोजीशन 4 रख रहे हैं, वाई पोजीशन क्या रख रहे हैं? वाई पोजीशन क्या हम रख रहे हैं? वाई पोजीशन पर 2 रख रहे हैं। यानी जैसे देखिए -2 इंटू वाई पोजीशन क्या रखना है? 2 इक्वल टू 0 है। अब 4 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे क्या आएगा? सॉरी यहाँ एक मिनट यहाँ माइनस है ना, तो -2 इंटू 2 करेंगे क्या आएगा? 4 आएगा इक्वल टू 0, +4 -4 कैंसिल हो जाए, क्या आएगा? 0 आएगा। एंड 0 इक्वल टू 0, एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यानी देखिए जो कोऑर्डिनेट प्राप्त हुआ है एक्स इक्वल टू 4, वाई इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1 भी सेटिस्फाई हो जा रहा है, इक्वेशन नंबर 2 भी सेटिस्फाई होगा। यानी इसका मतलब क्या? जो कोऑर्डिनेट प्राप्त हुआ है इंटरसेक्ट पर पॉइंट पर, यानी दोनों रेखाओं को जहाँ प्रतिच्छेदित कर रहे हैं वहाँ जो कोऑर्डिनेट प्राप्त हुआ है वही ऐसा कोऑर्डिनेट है जिससे जो है इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 सेटिस्फाई हो रहा है। यानी इस कंडीशन में सिर्फ एक ही सोल्यूशन प्राप्त होगा दोनों समीकरण का। अब इक्वेशन नंबर 2 में भी आप पुट कर लीजिए। इक्वेशन नंबर 2 क्या है? जैसे देखिए 3x है ना, 3x और +4y है ना, 4y इक्वल टू 20 है। रखिए एक्स पोजीशन पर, एक्स पोजीशन क्या रखेंगे? 3 इंटू 4 रखिए, 3 इंटू 4 और +4 इंटू वाई पोजीशन क्या? 2 इक्वल टू 20 इक्वल टू क्या है? 20 है। अब 4 इंटू 3 करेंगे क्या आएगा? 12 प्लस 4 इंटू 2 करेंगे क्या आएगा? 8 इक्वल टू क्या है? 20। अब 4 + 8 जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 20, और इधर भी क्या आया? 20। यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या? राइट हैंड साइड। समझ आई बात नहीं? यानी x बराबर 4 y बराबर 2 रखने पर इक्वेशन नंबर 2 भी सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट प्राप्त हुआ है दोनों के जो है प्रतिच्छेद बिंदु पर, दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु पर जो कोऑर्डिनेट प्राप्त हुआ है, यही जो एक ऐसा मतलब कि हल है जो दोनों रेखाओं के लिए क्या है, दोनों समीकरण के क्या सेटिस्फाई कर रहा है। यानी इस कंडीशन में हमको जो है दोनों रेखाओं के लिए या दोनों समीकरण के लिए एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा, एक यूनिक हल प्राप्त होगा। यानी इसके अलावा कोई और हल नहीं प्राप्त होगा,
क्यों? क्योंकि ये दोनों रेखाएं और कहीं इंटरसेक्ट करेंगी नहीं। जब ये और कहीं इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहे हैं तो कोई कोऑर्डिनेट हमको प्राप्त ही नहीं होगा। जब कोई कोऑर्डिनेट नहीं प्राप्त होगा तो इसका मतलब सिर्फ यही एक कोऑर्डिनेट मिलेगा और इसी कोऑर्डिनेट जो है दोनों इक्वेशन क्या होंगे, सेटिस्फाई होंगे। तो प्यारे बच्चे आप इसको नोट कर लिए होंगे। तो यही जो है ग्राफ के माध्यम से जो है दोनों समीकरण का हल निकालने का तरीका है। यानी ज्योमेट्रिकली यानी ज्यामिति विधि से हम लोग दो समीकरण का हल कैसे निकालते हैं। जो एक्स और वाई हम लोग वेरिएबल लिए हैं, यहाँ पर चर लिए हैं, उनका मान कैसे निकालते हैं, यही निकालने का तरीका है। तो आप इसको समझ गए हों ना, तो हम यहीं तक रख रहे हैं। आप इसको तुरंत नोट करिए, नोट करिए। नोट हो गया नहीं? नोट हो गया? तो हम ये यहीं तक रखेंगे। इस तरह से इक्वेशन नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 जो है ज्यामिति विधि से हम लोग जो है दोनों समीकरण का सलूशन हम लोग निकाल लिए। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं होगा ना? ये सब पिछली क्लास में बताया भी था, इस तरह मैं बताते हुए आ भी रहा था, लेकिन उसी चीज़ में फिर रिवाइज कर दिया हूँ यहाँ पर, क्योंकि इस तरह से आपको बताना था। यहाँ पर आपके ये जो है बुक में इस तरह से एग्जाम्पल लिया है तो वही एग्जाम्पल फिर हमने रिवाइज करके बता दिए। वहाँ जो हम लोग पढ़ रहे थे खाली अलजेब्रिक जो है रिप्रेजेंटेशन करना था और ज्योमेट्रिक का रिप्रेजेंटेशन करना था, ये सलूशन नहीं वहाँ बताना था। लेकिन तब पर भी मैं सलूशन वहाँ बता दिया था। तो इस तरह से जो है ज्यामिति विधि से जो है दोनों समीकरण का हल निकालने का तरीका यही है। अगर दोनों रेखाएं अगर पैरेलल होती तो ये दोनों समीकरण को कोई सलूशन नहीं मिलता, और दोनों रेखाएं अगर समपाती होती तो इन दोनों समीकरण के लिए हमको कई सलूशन प्राप्त होते। लेकिन यहाँ क्या है, दोनों रेखाएं जो है क्या है, इंटरसेक्ट कर रही हैं, प्रतिच्छेदित कर रही हैं। तो जहाँ दोनों रेखाएं दूसरे प्रतिच्छेदित कर रही हैं वहीं जो कोऑर्डिनेट प्राप्त हो रहा है। और चूंकि दोनों रेखाएं सिर्फ एक ही जगह प्रतिच्छेदित करेंगी, इसका मतलब सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा। ये ऐसा कोऑर्डिनेट होगा जिसके लिए इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों सेटिस्फाई हो रहा है। मैं सेटिस्फाई करके दिखाया भी, यानी बाएं पास दाएं पास दोनों इक्वेशन क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। इस वैल्यू पर x बराबर 4 y बराबर 2 पर, इसका मतलब x बराबर 4 y बराबर 2 इस इक्वेशन क्या है, सलूशन है। यानी x बराबर 4 y बराबर 2 जो है इस इक्वेशन सलूशन है। यही जो है सलूशन निकालने का तरीका है ज्यामिति विधि से। तो प्यारे बच्चे हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे हम फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।